हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था और लाइट चैप्टर में हमने मिरर फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन पढ़ा था। तो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास होने वाली है हमारी लाइट के रिफ्रैक्शन की, यानी लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्शन पोर्शन पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। क्लियर बात। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जितने भी लेक्चर हुए ना आप लोगों ने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। क्लियर बात। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो लाइट चैप्टर जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है बात बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। इस बात को समझे हम कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है। कब? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले तो सवाल यार ये आता है कि मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो मीडियम है क्या? क्लियर बात। तो मीडियम क्या होते हैं एक्चुअल में? जैसे मान लो हमारे आसपास एक एयर है, तो ये एक मीडियम हो गया। अब क्या होता है कि इसी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम है, यानी कोई भी एक चीज है जहां पे स्पीड की लाइट कांस्टेंट है तो एक मीडियम हो गया। अगर वो दूसरी जगह पे जाती है, स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो दूसरा मीडियम है, यानी अनोदर मीडियम है। क्लियर है बात। तो जब तक स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी तो हम बोलते हैं कि वो सेम मीडियम है। क्लियर है, यानी वो एक ही मीडियम है। जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे दूसरा मीडियम आ गया है। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी जब भी हमारी लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। क्लियर है बात। तो जब भी हमारी रेज यानी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अगर वो लाइट बैंड हो जाती है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहां पे देखो, हमने ये लिया है एक मीडियम वन और यहां पे एक लिया है मीडियम टू। क्लियर है बात। ये वाला है मीडियम टू। तो ये इंसिडेंट रे आई और इधर इससे टकराकर, यहां से इस इंटरफेस पे टकरा के वो बैंड हो गई। तो इस फिनोमिना को, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात। अब यहां पे तीन चीजें आपको दिमाग में आएगी। एक तो हमने बनाया है नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे, और एक रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं भैया? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना होगा वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बात। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक मीडियम है, ये वाला। तो मान लो हमें इसमें हमें डिफाइन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। जैसे अगर वाटर का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी अगर किसी भी मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड। क्लियर है बात? तो ये आ जाएगा मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आ जाएगा भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब जैसे हम एग्जांपल ले तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज इक्वल टू 3/2। क्लियर बात? अगर हम बात करें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो कितना होता है? 4/3। कितना होता है? 4/3। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सिंपली क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन से मीडियम में? जिस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? अब ये दो स्टैंडर्ड हैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये आप याद रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तब भी जो प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको ये चीजें गिवन होगी, यानी इससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? तो ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज और है, उसको और समझ लेते हैं। देखो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की हम बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के ही इक्वल हम ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क होता नहीं है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। देखो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। v जो मेरे पास हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, इस स्पीड ऑफ लाइट मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्मूले को यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर डिफरेंट तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? c इंटू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी चेंज होती नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये मेरे पास मीडियम 1 है, ये मेरे पास मीडियम 2 है, लाइट यहां से आई और ऐसे ट्रेवल कर गई। तो यहाँ पे वेवलेंथ λ1 ले लेता हूँ, स्पीड v1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे वेवलेंथ λ2, स्पीड v2, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे क्या रहेगी? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स की प्रॉपर्टी का मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात? तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। और एक बात ये याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों ने देख ली है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखो एक बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, लेकिन है ये टेंथ लेवल का ही क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव इन ए मटेरियल इज दिस। यानी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी? 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ, जो वेवलेंथ हमें गिवन है वो कितनी गिवन है?
5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात। तो आप लोगों को फॉर्मूला गिवन है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻14। देखो बड़ा सिंपल है। तो यहां से आप देखोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा। तो ये हमारे पास जो निकल के आया वो कितना आ गया 3। कितना निकल के आ गया 3। यानी उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है वो कितना होने वाला है 3। कितना होने वाला है 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन, ये भी नीट में पूछा गया था, मैंने डाल दिया है 10th की स्लाइड में ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। नीट 2007 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, नीट 2007 में। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं ना, कंसेप्ट को अगर आप पकड़ लोगे तो 11th का हो, 10th का हो, 9th का हो, 12th का हो, जेई का हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मेन कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो आपको करना क्या होता है, चीजों को सीखने की कोशिश करें। कभी भी रट्टा रट्टा रटने का प्रयास ना करें, रटने का प्रयास ना करें। ठीक है, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। हमेशा क्या करें, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। तो आप देखो ना, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, 10th क्लास का कंसेप्ट है और नीट में पूछा गया है, वो भी 2007 में। क्लियर है बात। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है मेरे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया, रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन। क्लियर बात। अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहली जो बात है वो क्या आती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane at point of incidence। देखो ऐसे समझो, ये मेरे पास क्या थी, इंसिडेंट रे थी। क्लियर बात। ये मेरे पास क्या था, नॉर्मल था, और ये मेरे पास थे रिफ्रैक्टेड रे। अगर मैं इनको ड्रॉ करना चाहूं तो देखो ये मेरे पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ये मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल। और ये मेरे पास क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो बोला गया है कि ये जो तीनों है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो वी कैन राइट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट। सेकंड जो है मेरे पास वो इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। और वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। क्या है मेरे पास, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मीडियम है, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, μ2। और मेरे पास ये रेज आई, ये इंसिडेंट रेज आई, और ये टकराने के बाद ऐसे बैंड हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल। क्या हो गया मेरे पास, नॉर्मल। अब जो ये वाली जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है एंगल आई, और इसको बोला जाता है एंगल आर। क्लियर है। ये मेरे पास हो गई इंसिडेंट रे, ये मेरे पास हो गई रिफ्रैक्टेड रे।
यहाँ पे आई जो है मेरे पास, जो आई जो है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो यहां पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 साइन आई दैट इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये याद रखना, यहां पे जो μ1 कौन सा है, इंसिडेंस वाला, μ2 कौन सा है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, यानी मीडियम 2 वाला एंगल है। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। इसको बोला जाता है क्या, स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। यानी वी कैन राइट साइन आई डिवाइड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। क्लियर? or we can say that for given pair of medium the ratio of sine of the angle incidence to the angle of refraction is constant known as relative refractive index। relative refractive index का मतलब क्या हुआ, refractive index of 2 with respect to 1। क्लियर? यानी ये किसके इक्वल होता है भैया, कांस्टेंट। क्या होता है ये, हमेशा। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो आप लोगों को याद रखने हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हमने बोला था कि गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास is 1.5, find out speed of light in glass। यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है गिलास का और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है, किसमें, गिलास में। तो बड़ा सिंपल है, देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, म्यू दैट इज इक्वल टू सी बाय वी। अब इस क्वेश्चन में हमें म्यू कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, सी की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो v की वैल्यू हो क्या जाएगी, c बाई म्यू। सो वी कैन राइट 3 इंटू 10⁸ और म्यू क्या आ गया मेरे पास 1.5 यानी 2। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन एक और दे देते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3, find out speed of light in water। क्लियर है? तो सेम है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या, कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सी बाय वी। म्यू आप लोगों को गिवन है कितना, 4/3। सी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज इक्वल टू सी बाय म्यू। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल
क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलो अब कुछ वेरिएशन लेके आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आप लोगों के पास ये मीडियम है, और ये एयर है, यहां से जो एंगल ये गिवन है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, और ये आर पूछा है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √2। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड एंगल आर। देखो, तो आप लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है कि μ1 sin r दैट इज इक्वल टू μ2 sin r। क्लियर बात? तो यहाँ का एयर है, तो एयर का जो μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? तो यहां से हम पुट कर सकते हैं 1 इंटू साइन आई, तो साइन आई कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू μ2। यहाँ पे जो μ2 की वैल्यू है वो कितनी है? √2। तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन आर। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 1/√2 दैट इज इक्वल टू √2 साइन आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर है? कितनी आ गई? 1/2। तो आर की जो वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। क्लियर बात? यानी ये 45 डिग्री था, ये मेरे पास कितना हो गया? 30 डिग्री। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक डेंसर मीडियम और एक रेयरर मीडियम, दो चीजें आप लोगों को दिमाग में, आप लोगों को सामने आएगी। उस चीजों को और देख लेते हैं क्या होता है। देखो, डेंसर का मतलब क्या होता है? जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं वो चीज ज्यादा डेंस है। जैसे वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1। क्लियर? तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो मेरे पास जो गिलास है वो क्या है? डेंसर मीडियम है। डेंसर किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है? अच्छा, ये जो वाटर है वो क्या है? रेयरर है। किसके रेस्पेक्ट में है? गिलास के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में है? गिलास के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो डेंसर और रेयर हमेशा मीडियम जो होते हैं हमेशा विद रेस्पेक्ट टू डिफाइन किए जाते हैं। कैसे? अब यहां पे देखोगे ना, जो मेरा वाटर है वो एयर के रेस्पेक्ट में तो डेंसर है, बट ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या है? रेयर है। तो डेंसर और रेयर टर्म हमेशा क्या है? रिलेटिव टर्म है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है ये। क्लियर बात? तो एक चीज और है, जब भी हमारी यानी रिफ्रैक्शन जब होगा, यानी मान लीजिए ये हमारे पास एक मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और μ2 बड़ा है किससे? μ1 से। क्लियर? तो जब भी हमारी जो रेज है डेंसर मीडियम से, सॉरी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो बैंड हो जाएगी किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल। सो वी कैन राइट व्हेन रेज moves rarer medium to denser medium, it always bends towards नॉर्मल। क्लियर है बात? सेकंड क्या है? जब हमारी रेज, व्हेन रेज
moves denser to rarer medium it always bends away from the normal। तो आपको ये दो चीजें भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।